पहली डायनेस्टी जो है वो है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, या फिर मुमलुक, या फिर इलबारी। ठीक। इनके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी के बाद आते हैं तुगलक। तुगलक के बाद सैयद, और लास्ट लोधी। ये 84 ईयर्स तक राज करते हैं। खिलजी 30 ईयर्स तक राज करते हैं। 94, 37, 75। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका राज्य सबसे बड़ा था, तो तुगलक। तुगलक जो हमारी डायनेस्टी रही उसका जो काल था वो सबसे बड़ा था। सेकंड नंबर पे स्लेव डायनेस्टी। कब से कब तक? 1206 से 1290। भैया आपका माइक अनम्यूट है शायद। सॉरी 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 सॉरी। 1206 से 1290। 1290 से 1320। 1320 से 1404। 14 1414 से 1451। 1451 से 1526। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये ईयर्स हैं, कितने साल ये रहे, और ये टाइम पीरियड। तो सबसे लंबे टाइम तक दिल्ली पे किसने राज किया? तुगलक ने। ठीक है। सबसे कम खिलजी, पर खिलजी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था, सबसे ज्यादा प्रभावशाली खिलजी का काल था। आगे बढ़ते हैं भाई। नोट डाउन हो गया? हाँ भैया। अब आते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन हुआ भाई स्लेव डायनेस्टी का? कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी कैपिटल थी लाहौर। इसने लाहौर में अपने आप को सेटअप किया। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श। इसका एक नेम था लाख बख्श। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने 1 लाख सोने के सिक्कों की उस टाइम पे चैरिटी की थी। लाख बख्श, ठीक है। और इसकी कोर्ट में एक स्कॉलर फेमस था जिसका नाम था हसन निसामी। ये फेमस इसका स्कॉलर था। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, तो सबको पता है। कुतुब मीनार की नींव इस बंदे ने रखी थी, किसकी याद में? एक सूफी सेंट था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ठीक है। इसने एक चीज और दिल्ली के अंदर जो बनवाई, दैट वाज कुवत उल इस्लाम। ये भी एक मॉस्क है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। कुवत उल इस्लाम का मतलब है ट्रायम्फ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जीत। इसके अलावा ढाई दिन का झोपड़ा, और ढाई दिन का झोपड़ा।
ये अजमेर में है, ये भी एक मॉस्क है। कहा जाता है ये सारी चीज तोड़ तोड़ के इन्होंने हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़ तोड़ के अपनी जो है ये सब बनाई थी। ठीक है। पोलो खेलते हुए जो राजा मरा, पोलो या फिर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है चौगन, या फिर हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पोलो। खेलते खेलते जो राजा मरा था दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद आता है इल्तुतमिश। अरे यार, इल्तुतमिश 1210 1236। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। ठीक है। इसको ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अच्छा जी। इसके अलावा इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया था फ्रॉम लाहौर, क्योंकि कुतुबुद्दीन की जो वो थी कैपिटल दैट वाज लाहौर। ठीक है। अच्छा, इसने अपनी कोर्ट के अंदर तुर्कानी शिलगानी या फिर चालीसा का एक सेटअप किया था, यानी 40 स्कॉलर्स एक तरीके से, या 40 नोबल्स, 40 एलाइट नोबल्स को उसने अपनी कोर्ट में जगह दी, जो उसको विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय सलाह देंगे। बट वो चालीसा एक टाइम के बाद इतनी पावरफुल हो जाती है कि रूलर को ढंग से रूल नहीं करने देती, जो आगे चल के इसको जो अगला राजा आएगा बलबन, वो इसको खत्म कर देगा। ठीक है। तो ये नोबल्स इसने रख लिए अपने दरबार में। इसको कहा जाता है कि ही प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोलियन रूलर, जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान। अगर आ जाए कि चंगेज खान से इंडिया को किसने बचाया था, तो ही वॉज इल्तुतमिश। और क्यों? क्योंकि मंगोलियंस उस टाइम के सबसे बार्बरिक अटैकर्स थे, सबसे गंदे तरीके से अटैक करते थे, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों का भी कत्ल करके वो आगे बढ़ते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो ये चंगेज खान जो था, एक बंदे के पीछे भाग रहा था जिसका नाम था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मंगाबरनी। इसके पीछे वो भाग रहा था, जो कहाँ का राजा था? ख्वारसिम, खवर खवरिज्म। ठीक है। ये यहाँ का राजा था, और ये भागता भागता इल्तुतमिश के पास आता है कि मेरे पीछे चंगेज खान लगा है, तुम मुझे यहाँ रहने दो। तो वो इसको मना कर देता है, और बाद में चंगेज खान इसको आके पकड़ता है और इसको कत्ल कर देता है। ठीक है। इसीलिए वो इल्तुतमिश के राज को छोड़ भी देता है, इसलिए वो इंडिया पे अटैक नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश स्टार्ट करता है, कुतुब मीनार को कंप्लीट करता है, और दो कॉइन्स, टंका एंड जीतल। ठीक, टंका कौन से हैं? सिल्वर कॉइन्स, और डिजिटल कौन से हैं? कॉपर कॉइन्स। ये शुरुआत करवाता है वो अपने राज्य में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक?
इसके ठीक बारे है में भैया। एक फैक्ट और बता देता हूँ, यू नीड नॉट राइट इट। इल्तुतमिश जो था, अपने राज्य की जैसे बोलते हैं ना सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल, तो ये अपने जो राज्य था उसकी रिकॉग्निशन खलीफा से लिखवा के लेके आया था, खलीफेट से, कि भाई तुम मेरे को अप्रूव कर दो कि हाँ ये कोई राजा है। खलीफे उस टाइम के स्टार्टिंग में ये सब कुछ थे, इस्लाम के अंदर खलीफे सब कुछ थे, पर बाद में आते आते सिर्फ रिलीजियस हेड्स रह गए। इनका काम सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड रह गया था। जिसको ये बोल देते थे हाँ भाई ये सच्चा मुसलमान है और ये वहां पे रूल कर रहा है, तो उस पे कोई मतलब उंगली नहीं उठाता था कि ये फर्जी है कि सही है कि गलत है। तो ये वहां से अपने बारे में लिखवा के लेके आया था खलीफों से कि भाई तुम इसको मेरे को रिकॉग्नाइज कर लो और मेरे राज को रिकॉग्नाइज कर लो कि मैंने यहाँ तक इस्लाम को फैला दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है इसकी बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला, या दिल्ली सुल्तान की एकमात्र महिला जिसने भारत पर रूल किया हो। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, और ये अल्टीमेटली शिकार होती है उस चालीसा का जिसके कारण इसकी मृत्यु करवा दी जाती है। ठीक है, रजिया सुल्तान ने एक बंदा था जिसका नाम था, ये कहाँ का था, एब्सिनियन स्लेव था उसका, जिसका नाम था याकूत। उसको रॉयल हॉर्सेस का मास्टर बना दिया था, रॉयल हॉर्सेस का मास्टर बना दिया था। ठीक है, और कहा यह जाता है कि ये दोनों आपस में प्रेमी थे, देवर लवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब हुआ ये, क्योंकि कोर्ट के अंदर 40 नॉबल्स बैठते थे, तो सबसे पहले किसी महिला की वो उनको लगता था कि हम इसको रिपोर्ट क्यों करें। ठीक, ये महिला है इससे हम क्यों ही दबे या क्यों हम इसका ऑर्डर सुने, तो ये लोग इसको डिसलाइक करते थे। सेकंड रीजन इसको डिसलाइक करने का, रजिया सुल्तान फीमेल क्लोथ नहीं पहनती थी। फीमेल क्लोथ नहीं पहनती थी वो, जैसे आदमी राजा जो कपड़े पहनते थे वैसा ही पहनती थी। एलिफेंट्स की सवारी करती थी और फिर लोगों से मिलती थी, रोड एलिफेंट्स। ठीक, और इसकी वजह से जो चालीसा थी इनको बहुत बुरा लगने लगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही, घूंघट प्रथा उस समय थी, रजिया जो थी घूंघट नहीं करती थी और बहुत सारे आदमी आके इससे मिलते थे, तो ये कहते थे ये तो इस्लाम को गंदा कर रही है। ठीक, उस टाइम पे एक पंजाब का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर होता था, भटिंडा, जिसका नाम था अल्तूनिया। इसने इसके राज्य में रिवोल्ट कर दिया, ही रिवोल्टेड, कि भाई मैं इसकी नहीं सुनूंगा। ठीक है, और इसको कैप्चर करके जेल में डाल दिया, कैप्चर्ड एंड जेल्ड हर। ठीक, उसके कुछ टाइम के बाद इस अल्तूनिया को भी इससे प्रेम हो जाता है और बाद में ये आपस में शादी कर लेते हैं, और बाद में शादी के बाद ये इसको छोड़ देता है और रजिया दोबारा से अपने राज्य को पाने के लिए दिल्ली की तरफ वापस आ रही होती है, जो रास्ते में इसका मर्डर कर दिया जाता है। कहा जाता है ये चालीसा ही इसका रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। कैथल एक गांव है हरियाणा के पास, वहां पे इसको मर्डर कर दिया जाता है। तो इसकी छोटी सी यही कहानी है रजिया सुल्तान की। इसके बाद जो है वो फेमस है, उसको स्टडी करेंगे। जियासुद्दीन बलबन, जियासुद्दीन बलबन, एन है ये। ठीक, ये बंदा एक अच्छा रूलर था। इसने आते ही सबसे पहले इन 40 नोबल्स को मरवा दिया।
इसको हटा ही दिया कि भाई ये अगर तुम्हें राज करना है तो और ये खुद भी इसी चीज का ही पार्ट था। ठीक, ये इन्हीं नॉवेल्स में से एक था, इसलिए इनको इसकी पावर पता थी कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन 40 के अंदर से जो केवल इसके सबसे लॉयल थे ना, उन्हीं को छोड़ा गया, अदरवाइज ये 40 के 40 डिसबैंड कर दिए गए और मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसका नाम इसने रखा दीवाने दीवाने अर्ज। ठीक है भाई। उसके बाद ये फेमस था अपने जस्टिस के लिए, ये अपने इंसाफ के लिए बड़ा ही ज्यादा जाना जाने लगा। इसने अपनी पावर दिखाने के लिए समाज के अंदर, और ये बताने के लिए कि मैं नॉबल से ऊपर हूँ, अपनी कोर्ट के अंदर सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा शुरू करी। पैबोस इज किसिंग ऑफ किंग्स फीट, और ये सजदा, सर झुकाना उसके सामने, ठीक है, हाथ, उसका हाथ चूमना। और उसी दौरान जो पर्शिया का एक फेमस फेस्टिवल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है, पर्शिया का फेस्टिवल जिसका नाम है नवरोज, पर्शिया, वो इसने सेलिब्रेट करवाना शुरू करवाया। ही इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फेस्टिवल कॉल्ड नवरोज इन इंडिया। ठीक है, इसका साल नहीं लिखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 20 साल के लिए बना था। इसके कोर्ट में एक आदमी था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये फेमस पोएट था जो कि इसका कॉन्टेम्पररी था। ठीक है, और बलबन के बाद जो लास्ट रूलर आता है दैट इज कैकोबाद। बलबन के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर स्लेव डायनेस्टी का नहीं आता है, कैकोबाद लास्ट रूलर साबित होता है। ठीक है, जो इसी का मिलिट्री कमांडर जिसका नाम जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन खिलजी, 1290 में इसको मर्डर कर देता है और खुद राजा बन जाता है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर कौन है इसका? जलालुद्दीन खिलजी। पर इसका राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता, इसका खुद का सन इन लॉ, जिसका दामाद यानी, और उसका नेफ्यू, ये एक ही बंदे हैं, अलग अलग बंदे नहीं है, जिसका नाम अलालुद्दीन था, अलालुद्दीन खिलजी। वो इसका मर्डर करवा देता है और खुद राजा बन जाता है। अलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग माना गया है। ठीक है, इसने अपने आप को अलेक्जेंडर तक कह डाला था कि मैं अलेक्जेंडर हूँ। इसने बहुत सारे आर्मी रिफॉर्म्स करे, आर्मी रिफॉर्म्स, जैसे कि अभी तक किसी भी राज्य के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इनके पास, तो इसने देखा यार बार बार लोग इधर उधर से बुलाने पड़ते हैं, तो एक आर्मी बनाओ। ठीक है, कैश में उनको तनख्वाह देता था फौजियों को। उसके अलावा
दाग सिस्टम शुरू किया, यानी घोड़े फौज के कौन से हैं उन पे एक सिंबल बनाया जाए ताकि पता लगे फौज के पास इतने घोड़े हैं। ठीक है। उसके बाद एक नया सिस्टम शुरू किया, हुलिया। हुलिया का अर्थ ये है कि अपने हर फौजी के बारे में इसको पता होना चाहिए था कि भाई हमारे जो फौजी है वो बताएगा जी स्कार ऑन राइट फोरहेड, तो ऐसा कौन सा फौजी है उसको एक नंबर दे दिया जाता था, तो इसको पता रहता था हमारे वफादार फौजी कौन है। और एक बहुत जबरदस्त इसका इंटेलिजेंस सिस्टम था, आईबी जैसे अपने देश के पास है, तो इसने बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंस सिस्टम का भी गठन किया था। ठीक है। इसने अपने राज्य में ड्रग्स और वाइन बैन कर दिए थे क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके अलावा इसने इंडिया के अंदर पहली बार मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन की नपाई करा के उस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा कि भाई ऐसा नहीं कि तो हर किसान से 1000 ही रुपया लिया जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जिसके पास जितनी जमीन है उतना वो रिपे करेगा टैक्स। उसके बाद इसने 4 मार्केट दिल्ली के अंदर बनवाए, 4 मार्केट्स। अब ये 4 मार्केट्स कौन कौन से थे? पहला मार्केट था सिर्फ ग्रेन के लिए कि सिर्फ अनाज मिलेगा। दूसरा मार्केट था क्लोथ्स, शुगर, फ्रूट्स, ऑयल एंड बटर, यानी खाने का और पहनने का सामान। थर्ड मार्केट था हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल। और फोर्थ मिसलेनियस। ठीक है, ये 4 मार्केट की स्थापना ये करवाता है। हर मार्केट का जो कंट्रोलर था उसको कहने लगे शाहनी ए मंडी, यानी मार्केट का कंट्रोलर। ठीक है। इसने इन मार्केट्स के अंदर अपने जासूस छोड़ दिए थे जिनका नाम था मुनहियानी। ये लोग क्या करते थे, हर दुकान के ऊपर जाते थे, रेट पूछते थे कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, कोई ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, और जाकर इसको बता देते थे। अगर ऐसा वो सच पाया जाता था तो उस दुकानदार के हाथ पैर कटवा देते थे। ठीक है, यानी बहुत हार्श पनिशमेंट देता था, हार्श पनिशमेंट। यहाँ तक कि इसके इंटेलिजेंस सिस्टम में ये कहा जाता है बच्चे भी थे कि वो बच्चा देख के दुकानदार कम या ज्यादा करेगा तो भी वो उसके साथ यही जो होता था उसके साथ यही किया जाता था। ठीक है। इसके बाद इसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स कंडक्ट करे। अब पढ़ेंगे भाई मिलिट्री कैंपेन्स जो इसने किए। मिलिट्री कैंपेन्स यानी कहाँ कहाँ इसने युद्ध किया। साल में जरूरी नहीं है। सबसे पहला अटैक गुजरात के ऊपर, यहाँ से ही परचेज्ड एक स्लेव खरीद के लेके आया जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर ये एक अनंश था, या आज की भाषा में हिंदी में जो जिसको हम हिजड़ा कहते हैं वो था ये। ठीक है। इसको हजर दिनार भी कहा जाता है, हजर दिनारी भी कहते हैं, यानी उस समय 1000 दिनार देकर इस बंदे को खरीदा गया था। ठीक। अच्छा। उसके बाद इसने अटैक किया रणथंबोर। रणथंबोर रणथंबोर के राजा को हरा के जब ये महल में घुसने की कोशिश की तो वहां की रानियों ने क्या किया, दे परफॉर्म्ड जौहर, यानी खुद को आग लगा ली थी। किसी और के हाथ लगने से अच्छा है कि खुद को ही नष्ट कर डाले। ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ जो सिसोदिया रूलर्स चलाते थे, जिसका राजा था राणा रतन सिंह, राजा
राणा रतन सिंह। ठीक। इसके अंदर जो फेमस रानी थी, रानी पद्मिनी, जिसपे वो मूवी भी बनी है, पद्मिनी। ठीक, इसने जौहर किया था। शी ऑल्सो डिड जौहर। एक राइटर हुआ है हिस्ट्री के अंदर जिसका नाम था जयासी। इसने बुक लिखी थी पद्मावत। पद्मावत 16वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसने मालवा पे अटैक किया, सेम रिजल्ट। ठीक है। इसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया था, साउथ इंडिया, पर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया वहां पे कुछ भी। उनसे क्या कर ली कि भाई मेरे को तुम पैसा और टैक्स पहुंचाते रहना। ठीक है। और साउथ इंडिया में जब उसने अटैक किया तो उसका जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था मलिक काफूर। यानी एक छोटा सा स्लेव वो इसका मिलिट्री कमांडर बन जाता है। ठीक। और इतना बड़ा मिलिट्री कमांडर बनता है कि अपने राजा के लिए साउथ इंडिया जीत लेता है। ठीक है। इसी के दौरान साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी हुई है, काकतिया। काकतिया डायनेस्टी, जो कर्नाटका के अंदर रूल करती थी। ठीक है। उस समय का वारंगल एक प्लेस है जो आज के दिन तेलंगाना में है। काकतिया ने, मतलब काकतिया डायनेस्टी वारंगल की डायनेस्टी थी। यहाँ पे इधर ही कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर, जिसको ये चुरा कर ऊपर ले जाते हैं, लूट कर। ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गया मिलिट्री कैंपेन्स। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर। इनके दरबार में फेमस पोएट अमीर खुसरो था, और एक और फेमस पोएट अमीर हसन। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाई मीनार। ठीक है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और हौस खास लेक, हौस खास लेक। ठीक है। और इन्होंने अपनी नई कैपिटल कहाँ बनाई? श्री फोर्ट। ये कुतुब मीनार जैसी उसके दुगने डायमीटर की बनाने की कोशिश की थी। अगर कुतुब मीनार इतनी सी है तो उसी से लगभग 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर इसने ये चीज बनाने की कोशिश की थी, दिल्ली के अंदर ही। कभी कुतुब मीनार देखने का मौका मिले तो जाके देखना कि एक अनफिनिश्ड मीनार है जिसको अलाई मीनार कहते हैं। वो अब एक ही मंजिल बन के रह गई बस, उसके बाद वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई। ठीक है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी और आगे वाली। ठीक। कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।